बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरे नाम है सुफियान इकराम। तो आज हम ICS कंप्यूटर साइंस पार्ट 2 यानी 12th क्लास का चैप्टर नंबर 11 उसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करने लगे हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि तमाम के तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक्स पे उतार लें ताकि आपको याद करने में आसानी हो। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज़ कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो कंट्रोल स्ट्रक्चर बेसिकली हमारे एग्जीक्यूशन के फ़्लो को कंट्रोल कर रहे होते हैं। हमारे पास 3 किस्म के कंट्रोल स्ट्रक्चर्स यहाँ पर पढ़े हैं हम लोगों ने, सीक्वेंस, सिलेक्शन और लूप। इसके बाद कुछ क्वेश्चन इस तरह के आपको आएंगे, कन्वर्ट द फॉलोइंग कोड टू अ इक्विवेलेंट इफ एल्स स्टेटमेंट। यानी बेसिकली ये टर्नरी ऑपरेटर के नाम से हमने ऑपरेटर पढ़ा था और इसमें हमने देखा था कि टर्नरी ऑपरेटर में इस क्वेश्चन मार्क से पहले वाली कंडीशन होती है और उस क्वेश्चन मार्क के बाद और इस कॉलम से पहले वाला ये जो दरमियान वाला पार्ट होता है, ये अगर ये कंडीशन ट्रू रिटर्न करती है तो एग्जीक्यूट होता है, अदरवाइज अगर ये कंडीशन फॉल्स रिटर्न करती है तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होता है। तो अब ये बेसिकली अल्टरनेटिव है इफ और एल्स का, ठीक है। तो इसको अगर हम इफ एल्स में कन्वर्ट करेंगे तो इफ की कंडीशन ये रही और अगर ट्रू वाला पार्ट होगा तो वो फिर ये होगा और फॉल्स वाला पार्ट ये होगा, ठीक है जी। और ये इन दोनों की जो वैल्यू है, यानी जो भी एग्जीक्यूट होने के बाद वैल्यू है, वो हमारे इस आंसर नाम के वेरिएबल को अलॉट हो रही है। तो जब हम इसको इफ एल्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये कोड कुछ इस तरह हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी उसी तरह का टर्नरी ऑपरेटर से रिलेटेड ही है। तो बेसिकली इसके अंदर हमने इसकी आउटपुट लिखनी है। तो अगर थोड़ा सा वैल्यूएशन करके देखें तो x में पड़ा है जी 10 और x मॉडुलस ऑफ 2, इसका मतलब ये हुआ कि हम x के अंदर जो भी वैल्यू है उसको 2 पे डिवाइड करें और उसका रिमाइंडर देखें। तो x को अगर 2 पे यानी 10 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास 0 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ट्रू है। तो ट्रू होने के केस में मैंने आपको बताया था कि इस क्वेश्चन मार्क के बाद वाली जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होती है तो इवन हमारे पास आंसर आएगा। अगर ये x के अंदर मौजूद वैल्यू 2 पे डिवाइड ना होती तो हमारे पास फॉल्स आंसर आना था और फॉल्स के केस में इसने इस कॉलम के बाद वाली स्टेटमेंट पर चले जाना था। हाउ आर इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूटेड इन सीक्वेंस स्ट्रक्चर। तो इसमें बेसिकली हमने सीक्वेंस स्ट्रक्चर के बारे में बताना है कि सीक्वेंस स्ट्रक्चर में जिस तरीके से जिस सीक्वेंस में हमें इंस्ट्रक्शंस आ रही होती हैं स्टेप बाय स्टेप वो एग्जीक्यूट होती रहती हैं। तो इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड इन द सेम ऑर्डर इन विच दे आर स्पेसिफाइड इन द प्रोग्राम। जिस तरीके से वो प्रोग्राम में स्पेसिफाई हो रही हैं वो एग्जीक्यूट होती जाएंगी। कंट्रोल फ्लो फ्रॉम स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट n, यानी फ्लो जो हमारा स्टेटमेंट 1 से फिर 2, 3, 4, 5 अप टू स्टेटमेंट n तक हमारा फ्लो जो है वो मूव करता है। ओके, इस क्वेश्चन में हमने बेसिकली आउटपुट को डिटरमिन करना है। तो आउटपुट को निकालने के लिए सबसे पहले हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं और एक वेरिएबल p है जिसको वैल्यू 21 असाइन हुई है, फिर q को वैल्यू 4 असाइन हुई है, उसके बाद कंडीशन आ गई। अच्छा, इसमें सबसे पहले ये चीज़ नोट करें कि हमने लास्ट जो अभी पहला क्वेश्चन देखा है उसके अंदर हमने देखा था कि इफ़ की कंडीशन के बाद, और हमने इसके सिंटैक्स में भी देखा था कि इफ़ की कंडीशन के बाद ओपनिंग कर्ली ब्रेस, ठीक है, और फिर उसके अंदर जो भी स्टेटमेंट्स आनी है, स्टेटमेंट्स आने के बाद एंड पे क्लोजिंग कर्ली ब्रेस आती है। फिर एल्स के केस में भी ओपनिंग कर्ली ब्रेस आती है और फिर एल्स की जो स्टेटमेंट्स है एग्जीक्यूट होने के बाद क्लोजिंग कर्ली ब्रेस आती है। लेकिन यहाँ पर वो नहीं लगाई हुई। क्यों नहीं लगाई हुई ये मैंने आपको पहले भी बताया था जब हम कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को पढ़े थे कि जब हमारे पास इफ़ एल्स के अंदर सिर्फ एक ही स्टेटमेंट हो, यानी जब हमारे पास कोड ब्लॉक के अंदर सिर्फ एक ही स्टेटमेंट हो तो वहाँ पर हमारे लिए इन कर्ली ब्रेसेस को लगाना कंपलसरी नहीं होता। मसलन अगर हमारे पास यहाँ पर देखें इस केस के अंदर सिर्फ एक ही स्टेटमेंट इफ़ के बाद सिर्फ एक ही स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाना था तो इस यहाँ पर हम अगर कर्ली ब्रेसेस को नहीं भी लगाएंगे तो कोई इशू क्रिएट नहीं होगा। हाँ, अगर यहाँ पर कोई और स्टेटमेंट भी आनी होती तो फिर यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस का लगाना ज़रूरी हो जाना था। अब इसके आउटपुट को देखते हैं। अब इसके आउटपुट बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि P के अंदर मौजूद वैल्यू जो भी है उसको Q पे डिवाइड कर दें। P में है जी 21 और Q में है जी 4। तो 21 को जब हम 4 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास हमने देखना है, क्योंकि यहाँ पे मॉडुलस ऑपरेटर इस्तेमाल हो रहा है, तो हमने देखना है कि रिमाइंडर क्या आ रहा है। तो 4 5 20 होता है,
ठीक है जी, हमारे पास रिमाइंडर आ रहा है 1, ठीक है। और हाँ, बेसिकली यहाँ पे कंडीशन क्या चेक करिए कि जो रिमाइंडर आ रहा है क्या वो 4 के इक्वल आता है, तो नहीं जी, हमारे पास कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ये इफ़ से निकलेगा कंडीशन को चेक करने के बाद और एल्स में जाएगा। इफ़ को यानी इफ़ वाले इस पार्ट को स्किप कर देगा, एल्स में आएगा। एल्स में उसके पास एक्स के अंदर वेरिएबल के अंदर वैल्यू जो है 1 असाइन हो रही है, यहाँ पर सेमीकोलन आना चाहिए, ओके। तो इसी तरीके से हमारे पास प्रिंट एफ मतलब ये एल्स की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है जी हमारे पास प्रिंट एफ। तो प्रिंट एफ में वो डबल कोटेशन में x इक्वल्स टू एज इट इज़ लिख रहा है, तो वो हमारे पास x इक्वल्स टू एज इट इज़ आ गया। उसके बाद इस परसेंटेज d की जगह पे हमारे पास इस वेरिएबल की वैल्यू आनी है, तो यहाँ पे भी हमने देखा कि इस x में हमारे पास जो वैल्यू थी वो 1 असाइन हुई थी, तो वो 1 यहाँ पे प्रिंट हो। ओके, इस नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जी राइट अ सी स्टेटमेंट यूजिंग कंडीशन ऑपरेटर दैट चेक्स द वैल्यू ऑफ 2 वेरिएबल्स x एंड y, कि x और y 2 वेरिएबल्स हैं, उनकी वैल्यू को हमने चेक करना है। इट असाइन स्मॉलेस्ट वैल्यू टू द वेरिएबल min, और हमने देखना है कि उसमें जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी वो हम min वेरिएबल को असाइन कर देंगे। तब यहाँ पे देखें x इज़ ग्रेटर देन y, हमने कंडीशन लगाई है क्या x y से ग्रेटर है, और अगर x y से ग्रेटर हुआ इसका मतलब ये कि y स्मॉलर है। अगर y स्मॉलर है तो हमने min को y असाइन कर दिया, यानी इस केस इस कंडीशन के ट्रू रिटर्न होने पे ये वाला केस एग्जीक्यूट होना था, तो हमने यहाँ पे min नाम के वेरिएबल को y असाइन कर दिया क्योंकि y स्मॉलर है। और अगर x y से ग्रेटर नहीं है, इसका मतलब x स्मॉलर हुआ, तो फिर वो ट्रू के केस में यहाँ पर नहीं आएगा बल्कि वो इधर आएगा, तो यहाँ पर हमने min को x असाइन कर दिया। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है जी डिफाइन कंपाउंड स्टेटमेंट्स। तो बेसिकली कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होती है? कंपाउंड स्टेटमेंट मल्टीपल स्टेटमेंट्स को मिलाकर बनाई जाती है। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 से लेके जितनी मर्जी स्टेटमेंट हों, सबको अगर हम इन 2 कर्ली ब्रेसिस के दरमियान में लिख दें तो वो बेसिकली कंपाउंड स्टेटमेंट बन जाती है। अ कंपाउंड स्टेटमेंट रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स enclosed in opening and closing braces। अब वो ये भी एक सिमिलर क्वेश्चन है, राइट अ सी स्टेटमेंट दैट असाइंस 1 टू अ वेरिएबल y, मतलब एक सी की स्टेटमेंट लिखनी है जो कि y को 1 असाइन करे इफ़ द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल x इज़ ग्रेटर। अगर x की वैल्यू ग्रेटर है तो y को 1 असाइन हो जाएगा। x इज़ ग्रेटर देन 0, यानी x की वैल्यू अगर 0 से ग्रेटर है तो y को 1 असाइन हो जाएगा, अदरवाइज इट असाइंस -1 टू द वेरिएबल y। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि हमने कंडीशन लगाई क्या x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। अगर 0 है तो कंडीशन ऑपरेटर के अंदर क्वेश्चन मार्क के बाद हमने y को 1 असाइन कर दिया, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो कॉलन के बाद वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, तो हमने वहाँ पे y को -1 असाइन कर दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसिकली यहाँ पे हमने आउटपुट निकाली है और इसमें स्विच स्टेटमेंट का इस्तेमाल हो रहा है, और इसमें छोटा सा ट्रिक भी है। आप ज़रा इसको गौर से देखिएगा कि सबसे पहले हमारे पास कैरेक्टर टाइप का एक वेरिएबल c है, और c में हमने वैल्यू a स्टोर करवाई है। और स्विच स्टेटमेंट में क्या होता है कि इस पैरेंथेसिस के अंदर जो भी वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू को हम इन केसेस से मैच करते हैं। अगर वो मैच होती है तो डायरेक्टली वो हमारा जो कंट्रोल है वो उसी केस पे फॉल करता है। तो देखें ज़रा, अगर a थी वैल्यू तो हमारे पास स्टेटमेंट जो है वो स्विच स्टेटमेंट के अंदर वो हमारा जो कंट्रोल है वो केस a में जाएगा। केस a में जाने के बाद प्रिंट a, तो डबल कोटेशंस के अंदर a लिखा है तो a एज इट इज़ ये वाला प्रिंट हो गया पहला वाला। उसके बाद देखें कि यहाँ पे कोई ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगी हुई, तो ब्रेक स्टेटमेंट न होने की वजह से मैंने आपको बताया था, जब हम स्विच स्टेटमेंट के बारे में पढ़ भी रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास अगर किसी भी केस के अंदर ब्रेक नहीं लगी होगी तो हमारा कंट्रोल अगले केस में जो है वो एंटर हो जाएगा। तो अब अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे ब्रेक की स्टेटमेंट नहीं लगी हुई थी, तो ये क्या होगा कि ये हमारा कंट्रोल डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट में भी चला जाएगा और उसके अंदर हमारे पास प्रिंट एफ नॉट ए लिखा है उसको भी वो आउटपुट कर देगा।
तो इस तरीके से हमारे पास जो है वो ये दोनों चीज़ें प्रिंट हो रही हैं। तो इसमें ये छोटा सा ट्रिक था कि हमने लोकेट किया कि यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगी हुई, जिसकी वजह से हमारा जो आंसर है वो ए नॉट है, यानी ये दोनों केसेस वाला वैल्यू प्रिंट हो रही है। इसी तरह कन्वर्ट द फॉलोइंग कंडीशनल एक्सप्रेशन इनटू इफ एल्स स्टेटमेंट, पहले भी इस तरह का क्वेश्चन किया है। ये हमारे पास कंडीशन होती है, ट्रू के केस में ये और फॉल्स के केस में ये, तो हमने उसको बस इफ एल्स में कन्वर्ट कर दिया है। इफ के बाद कंडीशन पैरेंथेसिस में आती है, लाजमी तौर पे लगाइएगा, पैरेंथेसिस लगाए, उसके बाद कंडीशन के बाद इफ़ के केस में चूँकि एक ही स्टेटमेंट है इसलिए हम लोगों ने कर्ली ब्रेसिस को नहीं लगाया, और एल्स के केस में भी एक ही स्टेटमेंट है इसलिए हमने वहाँ पे भी कर्ली ब्रेसिस को नहीं लगाया। अगर लगा भी देंगे तो कोई इशू नहीं होगा। इसी तरह डिफाइन कंडीशन, कंडीशन होती क्या है? अ कंडीशन इज एन एक्सप्रेशन दैट आइदर एवेल्युएट्स टू ट्रू विच इज रिप्रेजेंटेड बाय वन और फॉल्स। मतलब हमारे पास जो कंडीशन होती है वो या तो ट्रू रिटर्न कर रही होती है या फॉल्स रिटर्न कर रही होती है, और ट्रू को हम 1 से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और फॉल्स को हम 0 से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। द रिजल्ट ऑफ दिस एवेल्यूशन कैन बी असाइन टू अ वेरिएबल, और यानी ये कि इस की एवेल्यूशन, जब भी कंडीशन की एवेल्यूशन होती है तो उसका आंसर जो है हम किसी वेरिएबल को भी
पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जो प्राइस लिखा हुआ है ये कहीं 19 तो नहीं यहाँ पे प्रिंट होना है, क्योंकि ये प्राइस और एक वेरिएबल भी प्राइस जो है वो डिफाइन करवाया हुआ है। तो याद रहे कि वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए हमने यहाँ पे अगर वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवानी होती है तो यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर का इस्तेमाल हो रहा होता, जो कि यहाँ पे नहीं लगा हुआ। तो डबल कोटेशन के अंदर फॉर्मेट स्पेसिफायर के अलावा और एस्केप सीक्वेंस के अलावा सारी की सारी चीज़ें एज इट इज़ आउटपुट में आ जाती हैं। डिटरमिन आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, कोड की आउटपुट हमने निकाली है इफ 7 मॉडुलस ऑफ 3 0 के बराबर। तो ऑब्वियसली बात है कि 7 जो है वो 3 पे मुकम्मल डिवाइड नहीं होता, तो हमारे पास 1 रिमाइंडर आता है जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो कंडीशन फॉल्स हो गई, तो एल्स के केस में जाएगा और हमारे पास सिंधी प्रिंट होगा। What is the purpose of default label in statement? So statement में default label क्या काम करता है? तो default label may be used to provide the code to be executed if none of the case is matched. तो हमने देखा कि switch statement के अंदर काफ़ी सारे cases होते हैं और switch कीवर्ड के बाद पैरेंथेसिस में एक वेरिएबल लिखा होता है, तो वेरिएबल की जो वैल्यू है वो उन केस की वैल्यू से मैच की जाती है, और अगर वो वैल्यू किसी भी केस की वैल्यू से मैच ना हो तो वो फिर एक्चुअली डिफ़ॉल्ट केस कंसीडर किया जाता है और डिफ़ॉल्ट में लिखा हुआ कोड एग्जीक्यूट किया जाता है। हाउएवर द पोजीशन ऑफ द डिफ़ॉल्ट लेबल इज़ नॉट फिक्स्ड। अब डिफ़ॉल्ट लेबल जो है वो चाहे आप ऊपर लिखें चाहे नीचे लिखें, नोबडी केयर्स अबाउट दैट। डिटरमिन आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, तो कोड की आउटपुट लिखनी है, P के अंदर 3 है, Q के अंदर 5 है। इफ़ P इज़ ग्रेटर देन Q, तो ये कंडीशन तो फॉल्स हो गई कि P जो है वो Q से बड़ा नहीं है, तो कंडीशन एल्स में आएगी। एल्स में लिखा हुआ %d, तो %d बेसिकली वैल्यू को, क्योंकि फॉर्मेट स्पेसिफायर है तो इसकी जगह वैल्यू प्रिंट होगी किसकी, Q की, और Q में क्या स्टोर है जी 5, तो हमारे पास आउटपुट में 5 आंसर आ गया। कन्वर्ट द फॉलोइंग कंडीशनल एक्सप्रेशन टू इफ एल्स स्टेटमेंट, फिर वैसे ही क्वेश्चन है, इफ के बाद हमारे पास ये कंडीशन आएगी और उसके बाद हमारे पास कंडीशन के ट्रू होने पे ये वाला केस और कंडीशन के फॉल्स होने पे ये वाला केस एग्जीक्यूट होगा। व्हाट इज कंडीशन? कंडीशन के बारे में जिक्र कर रहे थे, तो कहता है अ कंडीशन इज एन एक्सप्रेशन दैट आइदर एवेल्युएट्स टू ट्रू और फॉल्स, द रिजल्ट ऑफ दिस एवेल्यूशन कैन बी असाइन टू अ वेरिएबल। तो पहले भी हमने देखा है कंडीशन क्या है या एक्सप्रेशन क्या है, तो कंडीशन और एक्सप्रेशन दोनों एक ही चीज़ें हैं, तो दोनों का आंसर भी ऑलमोस्ट सेम है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड। आउटपुट देखनी है हमने, यहाँ पे CH के नाम से एक वेरिएबल बनाया हुआ है, स्विच का इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पर देखें तो हमारे पास क्या आउटपुट आनी चाहिए, तो यहाँ पर भी वही केस है, CH इज इक्वल टू A। तो अब स्विच के अंदर CH लिखा हुआ है, अब ये कंफ्यूजिंग हो जाता है समटाइम्स। यहाँ पे भी देखें हर केस के एंड पे ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया, तो बेसिकली यहाँ पे सिर्फ आउटपुट में A नहीं आएगा बल्कि A के साथ B भी प्रिंट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ब्रेक स्टेटमेंट नहीं दिया हुआ। अगर ब्रेक स्टेटमेंट दिया होता तो देखें ज़रा, एक्चुअली हमारे पास केस A में जा रही है वैल्यू, तो केस A में लिखा हुआ प्रिंट A। अब प्रिंट A के बाद अगर ब्रेक स्टेटमेंट होता तो ब्रेक स्टेटमेंट हमें इस कोड ब्लॉक से बाहर ले आते, लेकिन ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लिखा हुआ तो हमारा कंट्रोल आगे ही मूव कर जाएगा केस B के अंदर, और वहाँ पे प्रिंट B लिखा हुआ तो वो B को भी साथ ही प्रिंट कर देगा। व्हाट इज सिंटैक्स ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट? तो इफ एल्स स्टेटमेंट का सिंटैक्स हमने लिखना है। याद रहे कि हमने यहाँ पे कोई एग्जांपल नहीं लिखनी, सिंटैक्स लिखना है। तो सिंटैक्स क्या है जी, इफ के बाद एक्चुअली हमारे पास कंडीशन आती है, कोई भी कंडीशन, फिर कंडीशन के बाद हमारे पास ब्लॉक ऑफ इफ स्टेटमेंट आता है, यानी कि अगर ये कंडीशन ट्रू रिटर्न करती है तो ट्रू केस के अंदर ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होते हैं। एल्स के बाद हमारे पास ब्लॉक ऑफ एल्स आता है, तो ब्लॉक ऑफ एल्स में एक्चुअली अगर ये कंडीशन फॉल्स रिटर्न करती है तो फिर इसको हम फॉल्स केस कहते हैं और इसमें लिखी हुई स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करवाते हैं अगर ये कंडीशन फॉल्स रिटर्न करती है। वाई इज ब्रेक स्टेटमेंट यूज्ड इन स्विच? ब्रेक स्टेटमेंट स्विच के अंदर क्यों इस्तेमाल की जाती है? तो अभी हमने लास्ट जो 2 एग्जांपल्स देखी थी स्विच स्टेटमेंट वाली, उसमें हमें पता चला कि भी हमने अगर ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगाएंगे तो हमारा जो कंट्रोल है वो स्पेसिफिक केस को एग्जीक्यूट करने के बाद नेक्स्ट वाले केसेस को भी एग्जीक्यूट करता रहेगा। तो कहता है द ब्रेक स्टेटमेंट कॉजेज द रेस्ट ऑफ द स्विच स्टेटमेंट्स टू बी स्किप्ड कमिंग आफ्टर द ब्रेक स्टेटमेंट।
तो एक्चुअली हमारे पास जो ब्रेक स्टेटमेंट है वो किसी भी जगह पर अगर जब ब्रेक स्टेटमेंट आ जाती है तो उससे आगे वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने से रोकती है। इफ़ ऑल द ब्रेक स्टेटमेंट्स आर ओमिटेड, अगर हमारे स्विच स्टेटमेंट में से सारी की सारी ब्रेक स्टेटमेंट्स को निकाल दिया जाए या रिमूव कर दिया जाए, द कोड फ्रॉम द फर्स्ट ट्रू केस डाउन टू द एंड ऑफ द स्विच स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड सिक्वेंशली। तो हमारा जो पहला ट्रू केस आता है वहां से लेकर एंड तक हमारा जो सारा का सारा कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद कहता है फाइंड द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग सेगमेंट। इस सेगमेंट बेसिकली पीस ऑफ कोड को भी कहते हैं। तो उसकी आउटपुट हमने निकालनी है। एक्स के अंदर है जी 2, एक्स के अंदर है 10 को अगर हम 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास क्या रिमाइंडर 0 के बराबर आता है। तो यस, जो 10 है वो 2 पे पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर हमारे पास 0 आता है। तो इसका मतलब ये कंडीशन ट्रू रिटर्न कर रही है। तो हमारे पास प्रिंट होगा क्या जी, इवन। और अगर ये फॉल्स रिटर्न करती तो हमारे पास ऑड प्रिंट होना था। अब इसमें से हमें एरर निकालने हैं। तो याद रहे कि और को हम ऐसे नहीं बल्कि उस और का सिंबल कुछ इस तरह है, 2 बार्स से रिप्रेजेंट किया जाता है और को। तो यहाँ पे बेसिकली वो कंडीशन में ये कहना चाह रहा था कि x अगर 1 हो या फिर x अगर 2 हो, तो हमने उसकी कंडीशन को C की ग्रामर के अकॉर्डिंग ठीक कर दिया है कि अगर 1 जो है वो बराबर है 1 के, x जो है वो अगर बराबर है 1 के, या फिर x जो है वो बराबर है 2 के। अच्छा, इसमें एक चीज़ और के यहाँ पर देखें x इक्वल्स टू, तो ये इक्वल्स टू जो है वो हमने पढ़ा था असाइनमेंट ऑपरेटर है, इक्वालिटी को प्रेजेंट नहीं करता। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे उसने डैश लगाई हुई थी, जबकि यहाँ पर डैश नहीं आती। आपका जो सेमीकोलन है, डबल कोटेशन हैं वो ओपन होंगी और क्लोज होंगी, उसमें हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर आएगा। और यहाँ पे हमारा टर्मिनेटर भी मिसिंग था, वो भी लगा दिया हमने। यहाँ पे भी क्वेश्चन के हमने आउटपुट डिटरमाइन करनी है। तो कहता है इफ़ x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू 3। तो ये हमारे पास केस है जी। यहाँ पे अब हमारे पास इफ़ की कंडीशन आई है। इफ़ की कंडीशन में हमारे पास 3 कंडीशंस हैं और तीनों के दरमियान और लगा हुआ है। और तो और के केस में हमने पढ़ा था कि कोई एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो आंसर हमारे पास ट्रू जो है वो कंसीडर किया जाएगा। तो हम देखते हैं पहली स्टेटमेंट x इज इक्वल टू y है, नहीं जी, x में 1 है और y में 2 है, पहली स्टेटमेंट गलत हो गई। y इज इक्वल टू z है, नहीं जी, y के अंदर 2 और z के अंदर 3 है, तो दूसरी स्टेटमेंट भी जो है वो फॉल्स हो गई। और आखिरी स्टेटमेंट कह रहा है कि क्या z में 2 है, तो नो जी, हमारे पास g के अंदर 2 भी स्टोर नहीं है, वो तो y के अंदर स्टोर है। तो इसका मतलब तीनों स्टेटमेंट जो है फॉल्स रिटर्न कर रही हैं। तो हमारे पास ओवरऑल स्टेटमेंट जो रिजल्ट है वो भी फॉल्स होगा। तो फॉल्स होने के बाद इसका मतलब ये कि हमारा जो कंट्रोल है वो इफ़ के बाद नहीं बल्कि एल्स के बाद वाली स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा। तो वो हमारे पास नो को प्रिंट करवा रही हैं। नेम ऑल द कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। अब सवाल उसने स्पेसिफाई किया है कि सिर्फ नाम लिखने हैं, तो आप इनके नाम लिखकर भी गुजारा कर सकते हैं। हमारे पास 3 कंट्रोल स्ट्रक्चर हैं, सीक्वेंस, सिलेक्शन और लूप या आइटरेटिव। डिटरमिन द आउटपुट। अब हमारे पास ये एक कोड है जिसके हमने आउटपुट को डिटरमिन करना है। x के अंदर 50 है, y के अंदर 25 है, और वो कंडीशन लगा रहा है कि क्या x जो है उसको अगर हम y पे डिवाइड करें और जो रिज़ल्ट है वो 0 आ रहा है, 0 के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। इसको अगर मैं यह दूसरे अल्फाज में कहूँ तो क्या जो है x है वो 25 पे मुकम्मल डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। तो अब देखें कि हमारे पास x के अंदर 50 और y के अंदर 25 है, तो वो बेसिकली हमारे पास रिमाइंडर में जो है वो कुछ भी नहीं बचता अगर हम 25 2 ज़ा 50 करते हैं। तो इसका मतलब ये कंडीशन हमारे पास ट्रू हो रही है। तो इस कंडीशन के ट्रू होने पे हमारे पास प्रिंट एफ के बाद इफ़ के बाद वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी होती है। तो वहाँ लिखा हुआ प्रिंट एफ डबल कोटेशन के अंदर लिखा हुआ है रिजल्ट इक्वल्स टू। अब यहाँ पे ये जो इक्वल्स टू है ये चूँकि डबल कोटेशन के अंदर आ गया, तो यहाँ पे ये असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं है, यहाँ पे ये कोई इक्वालिटी कोई चेक नहीं कर रहा, बस ये यहाँ पे एज इट इज़ आउटपुट हो रहा है। तो देखें रिजल्ट इक्वल्स टू ये हमारे पास एज इट इज़ आउटपुट हो रहा है, और इस %d की जगह हमारे पास इस एक्सप्रेशन को एवेल्युएट करके आंसर आएगा। तो अब चूँकि x के अंदर 50 है डिवाइडेड बाय y, अब यहाँ पे हमने आंसर को प्रिंट करना है कि अगर हम x को y पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है। तो आंसर बेसिकली हमारे पास यहाँ पर 2 आएगा। तो अब ये इसीलिए हमारे पास यहाँ पर रिजल्ट इज इक्वल टू 2 लिखा हुआ है।
इस प्रोग्राम में हमने बेसिकली एरर्स को फाइंड करना है। तो void main void int x इज इक्वल टू 10 इफ x इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पे ये देखें कि हमारे पास यहाँ पे असाइनमेंट का जो प्रोसेस है वो परफॉर्म हो चुका हुआ है। अब यहाँ पर बेसिकली ये फिर असाइनमेंट करी जा रहा है, जबकि यहाँ पे हमने इक्वालिटी को चेक करना था। तो हमने असाइनमेंट ऑपरेटर को हटा के वहाँ पे इक्वालिटी का ऑपरेटर लगा दिया और फिर प्रिंट एफ डबल कोटेशन में ट्रू एज इट इज़ आ गया और उसके बाद एंड पे सेमीकोलन भी आएगा। और यहाँ पे ये एंड इफ़ जो है वो हमारी सी लैंग्वेज के अंदर यूटिलाइज नहीं होता, बल्कि ये और बहुत सारी लैंग्वेज में इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पे इफ़ को एंड करने के लिए हमारे पास एक कर्ली ब्रेस होती है। और अगर एक ही कंडीशन हो तो फिर कर्ली ब्रेस लगाने की ज़रूरत नहीं होती। What is an expression? An expression is a state that either evaluates to true or false। कि हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है, एक ऐसी स्टेटमेंट है जो या तो ट्रू या फिर फॉल्स को रिटर्न करती है। द रिजल्ट ऑफ दिस एवेल्यूएशन कैन बी असाइन टू अ वेरिएबल। और कहते हैं कि हम इसके रिजल्ट को जो है वो किसी वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंट। तो याद रहे कि हमारी हर एक एक्सप्रेशन ऑपरेटर्स और ऑपरेंट से ही मिलकर बनती है। व्हाट इज टर्नरी ऑपरेटर? तो टर्नरी ऑपरेटर के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन हम अभी देख कर भी आए हैं और यहाँ पे अब स्पेसिफिकली टर्नरी ऑपरेटर के बारे में पूछ रहा है। तो कहता है एन ऑपरेटर हैविंग 3 ऑपरेंट्स। तो ये हमारे पास डेफिनेशन थी। जिस तरह यूनरी के अंदर एक ऑपरेटर में सिर्फ एक ही ऑपरेंट होता है, टर्नरी के अंदर 2 ऑपरेंट्स होते हैं और हमारा जो टर्नरी ऑपरेटर है इसमें हमारे पास 3 ऑपरेंट्स का इस्तेमाल हो रहा होता है। इन सी कंडीशन ऑपरेटर इज नोन एज टर्नरी ऑपरेटर। क्यों? क्योंकि इसमें देखें बेसिकली ऑपरेटर की जो सिंबल्स हैं वो ये इक्वल टू और कॉलन है। बाकी इसके अंदर ये जो 3 है वो बेसिकली ये 2 स्टेटमेंट्स और एक कंडीशन एज अ इनपुट हमारे टर्नरी ऑपरेटर में जारी होती हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ स्विच स्टेटमेंट? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द यूज ऑफ स्विच स्टेटमेंट? तो स्विच स्टेटमेंट कहाँ पे इस्तेमाल होती है? द स्विच स्टेटमेंट कैन बी यूज टू सिलेक्ट वन ऑफ मैनी अल्टरनेटिव स्टेटमेंट्स। यानी किसी एक स्टेटमेंट की बहुत सारे अल्टरनेटिव स्टेटमेंट्स होती हैं या कोड ब्लॉक्स होते हैं। इफ इट इज कंडीशन स्टेटमेंट, अगर वो कोई कंडीशन स्टेटमेंट है दैट कंपेयर दोज वैल्यूज ऑन द एक्सप्रेशन अगेंस्ट द लिस्ट ऑफ केसेस। तो कहता है कि जो भी हमारे पास वैल्यू होगी उसको हम केस की वैल्यू के साथ मैच करते हैं और फिर हमें पता चलता है कि भी अगर वो मैच हो रहा है तो हम उस स्पेसिफिक कोड को एग्जीक्यूट करवा लेते हैं। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में एरर्स को फाइंड करना है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्लोजिंग कर्ली ब्रेस आएगी, वो नहीं लगी हुई थी। उसके बाद प्रिंट ऑफ हेलो के बाद हमारे पास सेमीकोलन आना था, वो नहीं लगा हुआ। बाकी सारा का सारा प्रोग्राम एज इट इज़ ही है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है कि एरर्स को फाइंड आउट करें। तो सबसे पहले हमारे पास इंक्लूड के बाद नॉर्मली जो हमारी लाइब्रेरी इंक्लूड होती है वो stdio.h है, वो हमने मेंशन कर दी। उसके बाद void main और उसके बाद अंदर आए तो हमारे पास पहली स्टेटमेंट फ्लोट y इज इक्वल टू 3.14 है। तो इसके अंदर टर्मिनेटर नहीं लगा हुआ था, वो लगा लिया। उसके बाद आगे हमारी कंडीशन है कि अगर हमारी वैल्यू y इज इक्वल टू 3.14 होगी तो क्या होगा, ये प्रिंट होगा। अब ये क्या है जी, प्रिंट एफ परसेंटेज एफ की जगह हमारा वो वैल्यू प्रिंट होगी और वो वैल्यू जो है वो कहाँ से आएगी, यानी कौन से वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होगी। तो वैसी बात है कि y की वैल्यू प्रिंट होगी। राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड की आउटपुट लिखनी है जी। इंट x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 0, यानी x और y दोनों को 0 से इनिशियलाइज करवा लिया है, g के अंदर 1 लिखवा दिया है और पूछ रहा है कि क्या x और y बराबर है। तो ऑब्वियसली जी x में भी 0 y में भी 0 है, तो फिर दोनों बराबर हुए। आगे कहते हैं जी और, तो और की कंडीशन चूँकि क्या हमारे पास जो z की वैल्यू है वो y से छोटी है, तो देखा जाए तो ये दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू रिटर्न कर रही हैं। तो लेकिन चूंकि और का केस है तो और के केस में कोई एक भी एग्जीक्यूट हो जाता, कोई एक भी ट्रू रिटर्न कर देता तो आंसर ट्रू होना था। तो ट्रू होने पे ऑब्वियसली बात है कि इफ के बाद वाला कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है जो कि यस को प्रिंट करवा रहा है। ओके राइट, इस प्रोग्राम में भी हमने एरर्स को फाइंड आउट करना है। तो देखें यहाँ पे एक बड़ा ट्रिकी किस्म का एरर मौजूद है जो कि अक्सर बच्चों को नज़र नहीं आता। इंट x इज इक्वल टू 10, इफ x इज इक्वल टू 10 या इक्वेलेंट टू 10, तो क्या करें जी, x में 1 का इजाफा कर दें। अगर ऐसा नहीं है, x की वैल्यू जो है वो 10 के बराबर नहीं है, तो फिर वो x के अंदर से 1 माइनस कर देगा। तो सबसे पहले तो ये जो प्रोग्राम है इसमें सबसे बड़ी गलती है कि ऊपर स्मॉल x यूज़ हो रहा है और आगे जाके कैपिटल X कर दिया है। तो ये एक मेजर मिस्टेक है, इसको हमने ठीक करना है। क्योंकि हमारे पास सेम नाम के
मल्टीपल वेरिएबल्स नहीं हो सकते। और अगर हम कैपिटल एक्स लिखते हैं और स्मॉल एक्स लिखते हैं तो ये दोनों अलग अलग कंसीडर होंगे, और जो कि हमारी सी लैंग्वेज बहुत केस सेंसिटिव है तो दोनों अलग अलग कंसीडर होंगे, जो कि गलत है। तो हमने एक्स को ठीक कर लिया और दो जगह पर सेमीकोलन मिसिंग थे वो लगा दिया। डिफाइन सिलेक्शन स्ट्रक्चर, तो ये हमने पहले भी देखा, सिलेक्शन स्ट्रक्चर की डेफिनेशन को डिटेल में डिस्कस किया। फाइंड एरर्स, एरर को फाइंड करना है तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे सेमीकोलन मिसिंग था वो हमने मेंशन कर दिया। प्रिंट आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, इंट प्राइस इज इक्वल टू 10, इफ प्राइस इक्वल टू 10 प्रिंट ऑफ ए। तो कहता है कि आपने क्या करना है कि चेक करना है कि क्या प्राइस की वैल्यू 10 के बराबर। इस तरह का एक क्वेश्चन पहले करके आए भी हैं, लेकिन वो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। प्राइस में जो वेरिएबल है उसमें वैल्यू 10 लिखवा दी, उसके बाद चेक किया क्या प्राइस में वैल्यू 10 है, तो अगली बात अभी लिखवाई थी तो है, तो कंडीशन ट्रू हो गई। कंडीशन ट्रू हो गई तो प्रिंट ऑफ करना है परसेंटेज डी की, और परसेंटेज डी की जगह ऑब्वियसली हमारे पास किस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होनी है, तो हमारे पास यहाँ पर इस परसेंटेज डी की जगह इस ए की वैल्यू प्रिंट होनी है। तो ए हमारे पास यहाँ पर मेंशन ही नहीं है, तो एक्चुअली यहाँ पर वो ए नहीं बल्कि प्राइस लिखना चाह रहा था, तो ये हमारे पास बेसिकली ये आउटपुट आ जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक्स के अंदर प्राइस के अंदर 10 है, कंडीशन ट्रू हो रही है, तो यहाँ पे प्रिंट ऑफ में आएगा। प्रिंट ऑफ में इस डबल कोटेशन में जो भी वैल्यू होगी, मतलब इस डबल कोटेशन के अंदर अगर फॉर्मेट स्पेसिफायर होगा जो कि लिखा है, तो ये किसी न किसी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कर सकता है। तो यहाँ पे प्राइस नाम का जो वेरिएबल यहाँ पर बना था उसकी वैल्यू को प्रिंट करवाया जा रहा है। When you must use curly braces with selection structure, selection structure में curly braces का इस्तेमाल कब होता है? If you want to execute multiple statements in case of true or false, must be represented as compound statements. तो हमारे पास बेसिकली कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल तब किया जाता है जब हमारे पास मल्टीपल स्टेटमेंट्स हों। अगर एक ही स्टेटमेंट है तो हमें कोड ब्लॉक के इर्द गिर्द कर्ली ब्रेसेस लगाने की रिस्ट्रिक्शन जो है वो नहीं है। तो रिस्ट्रिक्शन कब स्टार्ट होती है? जब एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स हो जाती हैं। इफ़ वी ओमिट द ब्रेसेस कॉजेज एरर, अगर हम ब्रेसेस को हटा देंगे तो एरर आएगा, और एरर क्या होगा? इलीगल एल्स विदाउट मैचिंग इफ। तो इस तरह का एक एरर आएगा जो हमें बता रहा है कि अभी इफ़ के बाद जो है वो एल्स जो है बड़े इलीगल ऑपरेशन लिखा हुआ। आगे शो दी आउटपुट, प्रोग्राम की आउटपुट हमने निकालनी है। n इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू 2। तो कह रहे हैं कि क्या ये दोनों बराबर हैं? तो ऑब्वियसली ये बराबर नहीं है। बराबर नहीं होंगे तो एल्स के केस में आएगा। एल्स के केस में अंदर एक और कंडीशन लिखी हुई है कि वो n और m-1 जो है क्या बराबर होते हैं। तो n में बेसिकली 1 पड़ा है और m में बेसिकली हमारे पास m-1 है, ठीक है। तो m-1 का मतलब यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, n के अंदर भी 1 पड़ा है, इक्वेशन ट्रू हो जाएगी। इक्वेशन ट्रू हुई तो कंडीशन के अंदर इस परसेंटेज डी की जगह पहले वेरिएबल की वैल्यू, और पहले वेरिएबल में क्या पड़ा हुआ है जी 1, और इस परसेंटेज डी की जगह दूसरे वेरिएबल की वैल्यू, और दूसरे वेरिएबल में क्या पड़ा हुआ है जी 2। तो हमारे पास आउटपुट आ रही है 12। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है जी ट्रेस द एरर ऑफ द फॉलोइंग कोड का एरर फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहली स्टेटमेंट में टर्मिनेटर मिसिंग था, उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट एज इट इज उतार ली है। थर्ड स्टेटमेंट में प्रिंट ऑफ में डबल कोटेशंस मिसिंग थे, एंडिंग यानी टर्मिनेटर मिसिंग था। एल्स के अंदर ई कैपिटल लिखा था उसका इस्तेमाल किया है, और प्रिंट ऑफ के अंदर पी कैपिटल लिखा हुआ था उसका इस्तेमाल किया है, और इस्तेमाल करने के बाद दोनों केसेस के अंदर जो भी प्रिंट होना है वो आपके सामने लिखा है। राइट द सिंटैक्स ऑफ द टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर के सिंटैक्स वही, यहाँ पे पहले कंडीशनल एक्सप्रेशन आएगी, कंडीशन या एक्सप्रेशन, उसके बाद क्वेश्चन मार्क के बाद अगर ये स्टेटमेंट ट्रू रिटर्न करती है तो ट्रू केस, अगर ये फॉल्स रिटर्न करती है तो फॉल्स केस। या देखें जब हम सिंटैक्स की बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पे एग्जाम्पल नहीं लिख रहे होते, बल्कि हम वहाँ पे सिंटैक्स की वर्डिंग ही मेंशन कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है जी फाइंड द एरर ऑफ द फॉलोइंग कोड। तो कोड का एरर निकालना है हमने जी, कोड का एरर निकालना है। तो क्या 10 में x में 10 है और x को 2 पे डिवाइड करें तो वो इक्वल्स टू 0 आता है। तो देखें यहाँ पे सबसे पहली गलती तो ये है कि इक्वालिटी को चेक करने के लिए 2 इक्वल्स टू होने चाहिए, 2 इक्वल्स टू होने चाहिए। तो सबसे पहले तो ये गलती थी जो मैंने ठीक की है। उसके बाद प्रिंट एफ इवन के बाद भी कॉलर नहीं था,
एल्स का ई बड़ा लिखा हुआ था और के बाद भी सेमीकोलन नहीं था। फाइंड आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड की आउटपुट निकालनी है। क्या 1 जो है वो 21 क्यू पे डिवाइड होके द रिमाइंडर 4 आ सकता है, ये पहले भी डिस्कस किया हमने। अगर आ जाएगा तो x को 1 असाइन कर देंगे, नहीं तो x को 0 असाइन कर देंगे। तो इस केस के अंदर जो है कंडीशन फॉल्स रिटर्न हो रही है, तो x को 0 मिला है। उसके बाद प्रिंट एफ के अंदर हमारे पास डबल कोटेशन में x 0 एज इट इज़ है, सॉरी x इक्वल्स टू एज इट इज़ है, वो यहाँ पे आ गए। और इस परसेंटेज d की जगह पे हमारे पास x की वैल्यू प्रिंट हो रही है जो कि 0 है। Nested if statement means if statement inside another if statement. Nesting can be done up to any level. मतलब एक स्टेटमेंट के अंदर किसी और स्टेटमेंट का किसी और इफ स्टेटमेंट का लिखा होना नेस्टेड इफ कहलाता है। और कहता है नेस्टिंग कैन बी डन अप टू एनी लेवल, जिस लेवल तक मर्जी आप जो है वो नेस्टिंग का प्रोसेस परफॉर्म कर लें। द प्रोग्रामर में यूज एज मैनी इफ स्टेटमेंट्स इनसाइड अनदर इफ स्टेटमेंट एज ही वांट्स। कहते हैं कि हमारा जो यूज़र है वो जितनी मर्जी स्टेटमेंट्स इफ स्टेटमेंट्स एक इफ स्टेटमेंट के अंदर लगाए। हाउएवर इट मे बी इंक्रीज द कम्प्लेक्सिटी ऑफ कोड। कहते हैं कि कोड की कम्प्लेक्सिटी तो बढ़ जाएगी, लेकिन ये कि आपके पास ऑप्शन आप जितनी मर्जी लगा सकते हैं। अगर ट्रेस द एरर्स, तो एरर्स को ट्रेस करना है। आई यानी इंट का आई कैपिटल लिखा हुआ था, इफ का आई कैपिटल लिखा हुआ था, सेमीकोलन मिसिंग है। प्रिंट एफ के अंदर एक और गलती है, वो प्रिंट के बाद प्रिंट एफ भी आएगा। ठीक है जी, तो ये बेसिकली हमारे पास गलतियाँ थी। थैंक यू वेरी मच जी। अपना और अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखिएगा और मेरा यूनिस ऑफ एनाग्राम का सलाम पहुँचाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।